OCD. What is OCD? OCD means obsessive compulsive disorder. compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder in ICD-10 it is also a neurotic disorder. हम पढ़ रहे हैं ना ICD-10 उसके हिसाब से OCD is also a neurotic disorder. You know neurotic disorder, that means the disorder in which insight is present. अब ये OCD जो है, what is OCD? OCD है क्या? हमने पढ़ा OCD is a obsessive compulsive disorder. है क्या ये disorder? ये एक ऐसा न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें दो चीज़ें कंटिन्यूसली रिपीटेटिवली आ जाती है. वन इज ऑब्सेशन, अनदर इज कंपल्शन. और वो इतनी सीवियर होती है कि उससे टाइम कंज्यूम हो जाता है और उसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक थॉट आ जाता है हमारे ब्रेन में. एक थॉट होता है. थॉट मीन्स या आइडिया भी हो सकता है, कोई इम्पल्स भी आ सकती है, या कोई हम बोलेंगे आइडिया, इम्पल्स या इमेज आती है. कोई भी थॉट हमारे दिमाग में आता है ना, कोई किसी चीज़ का करना, कोई भी थॉट, ठीक है. उस थॉट को करने के लिए क्या आता है, हम बिहेवियर, हमारी बॉडी एक बिहेवियर करती है, यानी उससे एक बिहेवियर आता है बॉडी में. कोई थॉट जब दिमाग में आता है उससे क्या आ जाता है, एक बिहेवियर आ जाता है हमारी बॉडी में. ये नॉर्मली होता है. थॉट दिमाग में आता है, बिहेवियर कैसे हम दिखाते हैं, थ्रू एक्टिविटी. थॉट आया कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में एक थॉट आया, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ गंदे हैं. नॉर्मली मेरे हाथ गंदे हैं, ये एक थॉट आया दिमाग में. अब इस थॉट को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, आपने हैंड वॉश किया. दिस इज बिहेवियर, दिस इज एक्टिविटी. ये नॉर्मली है. जब ये थॉट एंड दिस बिहेवियर और एक्टिविटी जब ये कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में आएंगे, जब ये कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में आएंगे, यानी एक थॉट का बार बार हमारी ब्रेन में आना और उस बिहेवियर का बार बार करना, उस एक्टिविटी का बार बार करना, दिस इज कॉल्ड ए डिसऑर्डर, दैट इज OCD. आया समझ? OCD में दो चीजें होती है. वन इज थॉट रिलेटेड, अनदर इज एक्टिविटी रिलेटेड, बिहेवियर रिलेटेड. एक थॉट आ जाता है, जब कोई थॉट रिपीटेटिवली आ जाता है हमारी ब्रेन में, कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में बार बार आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन. क्या बोलते हैं हम? ऑब्सेशन. अगर हम डिफाइन अब करेंगे, पहले हम ऑब्सेशन देखेंगे. व्हाट इज ऑब्सेशन? ऑब्सेशन मीन्स अनकंट्रोल्ड रिपीटेटिव थॉट, इम्पल्स और आइडिया. हमारी ब्रेन में कोई चीज़ जब अनकंट्रोलेबल आएगी, रिपीटेटिवली आएगी, कंटिन्यूसली कोई थॉट आएगा या कोई इम्पल्स आएगा या कोई आइडिया आएगा, बार बार उसका आना, उसको हम बोलेंगे ऑब्सेशन. क्या बोलेंगे? ऑब्सेशन. नंबर फर्स्ट पॉइंट ऑब्सेशन का, कोई थॉट बार बार आना, कोई इम्पल्स का बार बार हमारी ब्रेन में जाहिर होना, उसको हम बोलेंगे ऑब्सेशन. जो ये थॉट आता है, जो ये आइडिया आता है, जो ये इम्पल्स आता है, पेशेंट को पता होता है कि ये मेरा अपना थॉट है. दिस इज रिकग्नाइज्ड एज इट्स ओन थॉट्स. पेशेंट को ये पता होता है ये मेरा अपना आइडिया है, यानी मेरे ही ब्रेन में. देखिए हमने पढ़ा था थॉट विड्रॉवल या थॉट इंसर्शन पढ़ा था. किस में पढ़ा था? थॉट इंसर्शन किस में हमने पढ़ा था? वेरी गुड. व्हाट इज थॉट इंसर्शन? पेशेंट को लगता है जो मेरे ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. बट इन केस ऑफ ऑब्सेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट इंसर्शन और ऑब्सेशन? ऑब्सेशन में पेशेंट को रिकॉग्नाइज होता है कि ये मेरे अपने थॉट्स है, बट इन केस ऑफ थॉट इंसर्शन उसमें पेशेंट को लगता है ये मेरे अपने थॉट्स
नहीं है, ये कहाँ से आए? फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशन एंड थॉट इंसर्शन। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने ऑब्सेशन में, जरा बोलो। हमने पढ़ा ऑब्सेशन में ये कोई भी अनकंट्रोल्ड थॉट आना, इम्पल्स आना, ये आइडिया आना जो रिपीटेटिवली या कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में बार बार आ जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, ये जो थॉट्स होते हैं, ये जो इम्पल्स या आइडियाज हमारी ब्रेन में आते हैं, पेशेंट रिकॉग्नाइज करता है इन्हें क्या, एज देयर ओन आइडियाज, एज देयर ओन थॉट्स। नंबर थर्ड पॉइंट, मुझे बोलो पेशेंट में इनसाइट प्रेजेंट होगा ना आप, क्योंकि पेशेंट को पता है ये मेरे अपने थॉट्स है। जी सर। पेशेंट को ये भी पता होता है कि ये थॉट्स नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल थॉट्स है। नहीं। पेशेंट चाहता है, देखिए पेशेंट चाहता है इन चीजों को, इन चीजों से बचना, रेसिस्ट करना, लेकिन ही इज नॉट अनेबल टू डू, ही इज नॉट ही इज नॉट एबल टू डू, ही इज अनेबल टू डू। पेशेंट चाहता है कि मैं रेसिस्ट करूं इनसे। पेशेंट को पता होता है कि ये जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है, ये एबनॉर्मल है, लेकिन पेशेंट क्या है, पेशेंट इज नॉट एबल टू रेसिस्ट दैम। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट में एंजाइटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एंजाइटी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये अच्छे से सुनना। ओसीडी में ऑब्सेशन और कंपल्शन हो जाता है। वन इज ऑब्सेशन, अनदर इज कंपल्शन। एक ऐसा न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसमें दो चीजें होती है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन इज ऑल, ऑब्सेशन का मतलब क्या है, जब एक पेशेंट में रिपीटेटिवली या कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल्ड इरेशनल थॉट आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, और पेशेंट को रिकॉग्नाइज होता है ये मेरे अपने थॉट्स है, ये किसी और के थॉट्स नहीं है। दैट मीन्स पेशेंट में इनसाइड प्रेजेंट होता है कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, आइडियाज आ रहे हैं, ये एबनॉर्मल है, और पेशेंट रेसिस्ट करना चाहता है, ये थॉट से बचना चाहता है, लेकिन पेशेंट इज नॉट एबल टू रेसिस्ट, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एंजाइटी। अब जब पेशेंट में एंजाइटी हो गई, ऑब्सेशन की वजह से क्या हुआ, एंजाइटी हो गई, इस एंजाइटी को कम करने के लिए, इस एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट में एक रिचुअल आ जाता है, रिचुअल या बिहेवियर आ जाता है, एक बिहेवियर आ जाता है। उस बिहेवियर को हम बोलते हैं कंपल्शन। क्या बोलते हैं हम? कंपल्शन। कंपल मतलब मजबूर। क्यों होता है ये मजबूर? क्योंकि इसमें एंजाइटी को कम करने के लिए मजबूर होता है। कंपल्शन से क्या हो जाता है, कंपल्शन से क्या हो जाता है, ये जो एंजाइटी हुई ड्यू टू ऑब्सेशन, इस कंपल्शन की वजह से ये एंजाइटी कम हो जाती है, मगर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए कंपल्शंस भी आते हैं। ऑब्सेशंस आर फॉलोड बाय कंपल्शंस। क्यों आते हैं कंपल्शंस? इन ऑर्डर टू डिक्रीज या इन ऑर्डर टू डिक्रीज द शॉर्ट टर्म एंजाइटी। एंजाइटी शॉर्ट टर्म के लिए कम करने के लिए इनमें कंपल्शंस आते हैं। व्हाट इज कंपल्शन? अब ऑब्सेशन आपको समझ आ गया। व्हाट इज कंपल्शन? कंपल्शन भी वही है, कंपल्शन भी वही है, कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड बिहेवियर विच फॉलोज ऑब्सेशन। ये भी रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड क्या, फॉर्म ऑफ बिहेवियर, फॉर्म ऑफ बिहेवियर या फॉर्म ऑफ एक्टिविटी होती है। जब ऑब्सेशन होता है इस पेशेंट में क्या होता है, कंटिन्यूअस रिपीटेटिवली अनकंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन। अब मुझे बोलो, ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू थॉट, कंपल्शन इज रिलेटेड टू व्हाट? बिहेवियर और एक्टिविटी। आया समझ? अब ओसीडी में कौन सी प्रॉब्लम होती है? ओसीडी में थॉट की प्रॉब्लम होती है, ओसीडी में बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है। यानी पहले थॉट आ जाता है, थॉट के साथ क्या आ जाता है, एक्टिविटी आ जाती है, बिहेवियर आ जाता है। इनको हम इसीलिए बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आया समझ? अब जो ये कंपल्शन है, इस कंपल्शन का काम ये क्यों आता है, कंपल्शन क्यों आता है? इसका काम होता है टू न्यूट्रलाइज और ओवरकम द एंजाइटी कॉज्ड बाय ऑब्सेशन। जो ऑब्सेशन की वजह से एंजाइटी होती है ना पेशेंट में, इस कंपल्शन का काम होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस एंजाइटी को कम करना। अब मुझे बोलो, ये जो बिहेवियर, ये जो एक्टिविटी पेशेंट में आती है, इज दिस
रैशनल और इरेशनल? इरेशनल है ये। पेशेंट को पता है ये जो मैं बिहेवियर कर रहा हूँ, ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एबनॉर्मल है। पेशेंट में इनसाइट प्रेजेंट होता है, ऑब्सेशन में भी इनसाइट प्रेजेंट होता है, कंपल्शन में भी इनसाइट प्रेजेंट होता है। पेशेंट में एक इंपल्स जनरेट हो जाती है इस एक्टिविटी को करने के लिए। क्यों करने के लिए? क्योंकि इससे एंजाइटी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। देखिए जी, अब ये हम समझेंगे। देखिए क्या होता है ओसीडी। अब पहले एक थॉट आ जाता है पेशेंट में। ये थॉट क्या होता है? एबनॉर्मल थॉट होता है, अनकंट्रोल्ड थॉट होता है, रिपीटेटिवली आ जाता है, कंटिन्यूसली आ जाता है, पेशेंट में बार बार आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? जब ये थॉट आ जाता है, इस थॉट के आने के बाद इस पेशेंट में क्या होती है? एंजाइटी होती है। इस एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट में क्या होता है? वेरी गुड, कंपल्सिव एक्टिविटी हो जाती है, कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्शन आ जाता है। इस कंपल्शन की वजह से इस एंजाइटी को क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए रिलीफ मिलता है, एंजाइटी कम होती है। जब ये एंजाइटी कम होती है कंपल्शन की वजह, फिर से पेशेंट में यही थॉट आ जाता है, फिर से शॉर्ट टर्म के लिए इसको रिलीफ मिलता है, फिर से ये आ जाता है। आया समझ? ये जब ये थॉट्स बार बार आ जाते हैं, उसकी वजह से जब बार बार उसमें कंपल्शंस आ जाते हैं, फिर से थॉट्स आ जाते हैं, इस साइकिल को हम बोलते हैं व्हाट? इस साइकिल को हम ओसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओसीडी। आया समझ? आया समझ? अब चलिए जी, ओसीडी के फॉर्म्स। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ओसीडी? यहां से आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ओसीडी के फॉर्म्स क्या होता है? बुझो कस मा आसो ओसीडी। फॉर्म्स ऑफ ओसीडी, फॉर्म्स ऑफ ओसीडी या टाइप्स ऑफ ओसीडी। इसके बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, वॉशर्स। वॉशर्स, देखिए वॉशर्स में क्या होता है। दिस वॉशर्स टाइप ऑफ ओसीडी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओसीडी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओसीडी, वॉशर्स टाइप ऑफ ओसीडी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओसीडी। देखिए ये ओसीडी है, इसमें क्या होंगे? अब एक तो ऑब्सेशन होगा, दूसरा कंपल्शन होगा। अब वॉशर जो फॉर्म है, टाइप है ओसीडी का, उसमें ऑब्सेशन क्या होगा? पेशेंट में क्या आएगा? पेशेंट में कंटिन्यूअसली थॉट्स आ जाएंगे अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स। कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स। पेशेंटस बस मे हसा छ अथ खराब, क्या छ? मेरे हाथ गंदे हैं। क्या है? ये थॉट बार बार पेशेंट में आ जाएगा, मेरे हाथ गंदे हैं। अब मुझे बोलो, इसके लिए कौन सा कंपल्शन आएगा? कौन सी एक्टिविटी? इससे पेशेंट में एंजाइटी होगी, यानी ये पेशेंट वो कंपल्सिव का बिहेवियर कर, एंजाइटी रोज, ये एंजाइटी रहेगी, क्योंकि पेशेंट को बार बार ये थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं। अब इस थॉट से जो एंजाइटी आ रही है, उस एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट में क्या आ जाएगा? बिहेवियर एक्टिविटी कंपल्शन आ जाएगा। अब इसमें कौन सा कंपल्शन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कंपल्शन वॉशिंग ऑफ हैंड्स। वेरी गुड, वॉशिंग ऑफ हैंड्स। अब मुझे बोलो, पेशेंट को एक बार, पेशेंट को लगा, एक थॉट आया, पेशेंट को लगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए। अब जब पेशेंट वॉश करेगा ना हैंड्स, थोड़ी सी एंजाइटी हो गई कम, फिर से पेशेंट को लगेगा नहीं अभी मेरे हाथ साफ नहीं हुए, फिर से कंटेमिनेट हो गए, फिर से ये क्या करेगा? फिर से ये हाथ धोएगा, फिर से पेशेंट को लगेगा नहीं नहीं अभी भी मेरे हाथ साफ पूरे नहीं हुए। अब मुझे बोलो, इनकी डे टू डे लाइफ, जो डे टू डे एक्टिविटीज है ना इनकी लाइफ में, मुझे बोलो उन पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यम सातन यम कशर पड़ी, यम सातन हम बाथरूमस मज पेशेंट गसन, मुझे बोलो कतिस टाइमस रोजन तत? शाबाश। पत नबर किन दिवान नॉक करान, नेरान नबर, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम होती है और इनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये बेचारे फंसे हुए होते हैं। इनमें ये कंटिन्यूसली ये थॉट्स, एबनॉर्मल थॉट्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से एबनॉर्मल कंपल्शन भी आ जाता है। इस रोज़ा तवे कंटिन्यूसली रोज़ा बाथरूमस में टाइम कंज्यूम करा ज्यादा, जिसकी वजह से इनकी डे टू डे एक्टिविटीज पे असर पड़ता है। क्या पड़ता है? असर पड़ता है। आया समझ? आया समझ यहां तक? अब इसकी वजह से जो हैंड वॉशिंग है ना, यम कर ना कंटिन्यूसली हैंड वॉश,
ये एक रिचुअल बन जाएगा। रिचुअल मतलब कि रस्म, या हम बोलते हैं रिचुअल को क्या बोलते हैं, हम एक रस्म की तरह, जिस तरह रस्म को कंटिन्यूअसली करते हैं ना हम, उसी तरह ये बिहेवियर भी कंटिन्यूअसली होगा। इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्या, रिचुअल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रिचुअल। आया समझ? ऑब्सेशनल रिचुअल्स भी हम इनको बोलते हैं। आया समझ? यानी वॉशर्स क्या है, वॉशर्स में क्या है ऑब्सेशन, व्हाट ऑब्सेशन कम्स इन द वॉशर्स टाइप ऑफ ओसीडी। यानी एक थॉट आ जाता है किस रिलेटेड, कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स। अब उस कंटेमिनेशन हैंड्स जो ऑब्सेशन आ गया, उससे क्या होगी, एंजाइटी होगी। उस एंजाइटी को कम करने के लिए कौन सा कंपल्शन आएगा, वॉशिंग ऑफ हैंड्स। दैट्स व्हाई इसको हम वॉशर्स बोलते हैं। आया समझ? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओसीडी। नंबर सेकंड, चलिए जी, नंबर सेकंड, चेकर्स। ये आशु तुम वारियान चेकर्स। अब चेकर्स में क्या होता है, देयर अकर्स मल्टीपल डाउट्स हो जाते हैं। इसमें भी ऑब्सेशन क्या आएगा, पेशेंट से कंटिन्यूअसली थॉट आ जाएगा कि इसको डाउट हो जाएगा। किस रिलेटेड डाउट हो जाए, खबर मे कोरा किचनस मज कोरा मे गैस बंद, इसको ये डाउट हो जाएगा। अगर हम कुछ जाए पिकनिक गए, इसको ये रहेगा मैंने लॉक किया कि नहीं किया, कंटिन्यूअसली आ जाएगा। अब जब ये कंटिन्यूअसली आ जाएगा, मुझे बोलो अब इसमें कंपल्शन क्या आ जाएगा, चेकिंग। ये कंटिन्यूअसली चेक करेगा ना। फॉर एग्जांपल ये एक रूम से दूसरे रूम तक गया, किचन से दूसरे रूम बेडरूम तक गया। अब इसको लगा, थॉट आ गया कि मैं शायद थोमुत गैस यलाई, ये जाएगा नजर मारेगा, फिर से यही थॉट आ जाएगा। अब इसको ये जरूरी नहीं है यही थॉट फिर से आ जाएगा, इसको और कोई डाउट होगा। आया समझ? यानी इसमें मल्टीपल डाउट्स हो गए। और एक चीज, ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने दिए 10,000, ये गिनो ये पैसे, ये गिनी कंटिन्यू ये काउंट करेगा, क्योंकि इसको क्या होगा, डाउट। क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअसली ये थॉट आ जाएगा कि शायद वो मैं गलत। आया समझ? अब चेकर्स में क्या है ऑब्सेशन, चेकर्स में यही ऑब्सेशन है कि इसमें कंटिन्यूअसली डाउट्स हो जाते हैं रिलेटेड टू कि मैंने किचन का डोर क्लोज किया, काउंट अच्छे से मनी किया। ऐसे बहुत सारे, मतलब ये इस टाइप ऑफ ओसीडी में आया समझ? अब कंपल्शन कौन सा होगा, कंपल्शन यही होगा कि पेशेंट कंटिन्यूअसली क्या करेगा, चेक करेगा इन ऑर्डर टू रिमूव दैट डाउट, उस डाउट को खत्म करने के लिए। आया समझ? जी सर। अब इसमें आपको ये याद रखना है, पेशेंट युथी अख डाउट ना क्लियर गसा, पेशेंट में दूसरा थॉट आ जाता, दूसरा डाउट आ जाता है। अब जब वो उसको क्लियर करता है, तीसरा डाउट आ जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टीपल डाउट्स। आया समझ? समझ आया? जी सर। समझ आया? चलिए सर, चलिए जी आगे। नंबर थर्ड इज ऑर्डरलीनेस। orderliness दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ। देखिए, अब एक पर्सन के पास लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी छोड़ो, मैं किचन की एग्जांपल दूंगा। एक किचन है, एक वुमन है, शी इज इन द किचन। अब लड़कियन बान सजावनुक ज्यादा शौक। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो ऑर्डर में, सारी चीजें ऑर्डर में रखना चाहता है। इसमें कंटिन्यूअसली थॉट्स आ जाते हैं, शायद रोद न यह बान रोद न ठीक, ये गिलास रोद न ठीक, ये कप रोद न ठीक। आया समझ? यानी पेशेंट किस में लग जाता है, पेशेंट इसको ऑर्डरली वे में रखना चाहता है। कंटिन्यूअस इसमें ये थॉट आ जाता है। फॉर एग्जांपल पहले इसने कप्स ठीक रखे, पूरे ऑर्डर में कप्स रखे। अब इसमें और एक थॉट आ जाएगा, गिलास जो है वो अच्छे से नहीं है। अब फिर से लगेगा इसको जो स्पून से वो अच्छे से नहीं है। ये इनको किस में लगेगा, ये इनको रखेगा ऑर्डर में रखना चाहता है। या तो वुचमुत कस आदत, सह किताब सोद कह थाय पान यथ किताब, पत बे दप यह सोद कह, देखा है ना। दिस इज कॉल्ड ऑर्डरलीनेस टाइप ऑफ ओसीडी। यानी थॉट क्या है, थॉट है देयर इज प्रॉब्लम इन द ऑर्डरलीनेस ऑफ द थिंग्स। अब कंपल्शन क्या है, उस चीज को सीधे सीधे रखना।
आया समझ? आया समझ? जी सर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ ऑब्सेशंस ही हो, कंपल्शंस ना हो? हाँ, देयर में आल्सो अगर प्योर ऑब्सेशंस भी हो सकते हैं, ओनली ऑब्सेशंस, प्योर ऑब्सेशंस भी हो सकते हैं। आया समझ? असल में ये 3 मेन टाइप्स आप याद रखो। वन इज, क्या क्या हमने पढ़ा? वन इज वॉशर्स, अनदर इज चेकर्स, कंपल्शन और ऑब्सेशंस। प्योर ऑब्सेशंस भी आ सकते हैं, या किसी के दिमाग में कोई फजूल शक्लें आ जाती है, सेक्सुअल के रिलेटेड शक्लें आ जाती है। आया समझ? उसको हम बोलते हैं प्योर ऑब्सेशंस। आया समझ? प्योर ऑब्सेशनल थॉट्स हम उनको बोलते हैं। वो ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा कॉमन है ये 3। क्या क्या? वन इज वॉशर्स, चेकर्स एंड ऑर्डरलीनेस। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा, चलिए जी। अब एक स्केल है इसके लिए, ये आपको इंट्रेंस में कभी कभार ये पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इसमें टच करेंगे, ठीक है? अब आपको एक स्केल इसमें याद रखना है, उसको हम बोलते हैं वाई स्केल। इसमें पत मुशत वाई स्केल, YBOCS, वाई बॉक्स आपको याद रखना है। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाई बॉक्स? वाई बॉक्स मीन्स येल ब्राउन, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, कंपल्सिव स्केल। स्केल, व्हाट इज स्केल? स्केल होता है कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी चीज जिससे हम कोई चीज मेजर करते हैं। मेजर कर सकते। इससे क्या हम मेजर करते हैं? वाई यानी येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल क्या है? ये एक ऐसा स्केल है जिससे हम एसेस करते हैं सीवियरिटी ऑफ OCD। ये आपको याद रखना है। सिर्फ OCD की सीवियरिटी को एसेस करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? वाई बॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स के बुनियाद पर हम सीवियरिटी ऑफ OCD को एसेस करते हैं विथ अ स्केल। दैट स्केल इज नोन एज वाई बॉक्स। यहां तक आया समझ? चलिए जी आगे। अच्छा, व्हाट इज द इटियोलॉजी? क्या इटियोलॉजी हो सकती है बिहाइंड द OCD? देखिए, इटियोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक इटियोलॉजी भी हो सकती है। आया समझ? आया समझ? इसमें आपको इटियोलॉजी में एक चीज़ याद रखनी है। देखिए, इसमें ज़्यादा इटियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सिर्फ आपको इटियोलॉजी में ये चीज़ याद रखना होता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है इन कॉजिंग द डिजीज या डिसऑर्डर। इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? OCD। देखिए, हमने पढ़ा था सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। सीरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका काम होता है क्या? हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। आया समझ? हमारे बिहेवियरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। अब ये देखा गया है कि जो OCD पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सीरोटोनिन लेवल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। When there occurs the decreased concentration of serotonin in the brain, there occurs a disorder that is OCD। यानी OCD किसकी वजह से होता है? सीरोटोनिन की लेवल जब डिक्रीज हो जाती है। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? जी सर। चलिए जी आगे। चलिए जी, अब मुझे बोलो आप, ये जो OCD है, हाउ कैन वी मैनेज दिस OCD? व्हाट इज द मैनेजमेंट? कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मैनेजमेंट हम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, पहले हम करते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन से हम ठीक करते हैं। और इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, दैट इज बिहेवियरल थेरेपी। a type of psychological therapy that is behavioral therapy। पहले हम पढ़ेंगे साइकोफार्माकोलॉजी, यानी कौन से मेडिसिन हम यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ
OCD। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट हम करते हैं इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ OCD। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ OCD इज डिप्रेशन। डिप्रेशन। ये आपको याद रखना है। डिप्रेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ OCD। आया समझ? जरा मुझे बोलो पेशेंट क्यों डिप्रेशन में होगा? क्योंकि सर उसको बार बार चीजें करनी पड़ती वेरी गुड, बार बार उसको चीजें करनी पड़ती है, सो ये तंग, वो हेल्पलेस हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। आया समझ? और उसमें सोशल विड्रावल के सिम्टम्स आते हैं। सो कैसे सोशली विड्रावल, वो अपना जो कीमती वक्त है वो कहाँ जाया कर रहा है इन फजूल सी चीजों को करने के लिए। उसकी वजह से पेशेंट में क्या है, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, हेल्पलेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। दैट्स व्हाई डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ OCD। अब उसको ठीक करने के लिए हम कौन से मेडिकेशंस देंगे? वी गिव एंटी डिप्रेसेंट्स। Always remember, antidepressants are considered as the first line drugs for OCD. First line drugs for OCD is antidepressants. अब what is the drug of choice for the OCD? वो इन्हीं एंटीडिप्रेसेंट में कोई ड्रग ऑफ चॉइस होगा ना? इनमें हम देते हैं 2 ड्रग्स, एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स हम देते हैं 2। One is fluoxetine. This is the drug of choice for OCD. First drug of choice for OCD is fluoxetine. अब अगर फ्लूऑक्सीटीन नहीं है या पेशेंट को फ्लूऑक्सीटीन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, what is the second drug of choice? That is clomipramine. CHLOMIPRAMINE. This is the second drug of choice for OCD. आपको सिर्फ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना है, दैट इज फ्लूऑक्सीटीन। फ्लूऑक्सीटीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD। फ्लूऑक्सीटीन कौन सा ड्रग है? दैट इज एंटी डिप्रेसेंट। कभी कभार एग्जाम ये पूछता है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD, वहां पे लिखा होगा एंटी डिप्रेसेंट है, एंजियोलिटिक है, या मूड स्टेबलाइजर्स है, या एंटीसाइकोटिक्स। आप क्या लिखोगे? एंटी डिप्रेसेंट्स। कभी कभार वो ऐसे लिखेगा, वो उसमें फ्लूऑक्सीटीन डालेगा, एंटीसाइकोटिक में ट्राइफ्लूरपैरामाइन डालेगा, ऐसे ही कुछ ड्रग्स डालेगा। आपको कौन सा लिखना है? आपको फ्लूऑक्सीटीन लिखना है। आया समझ? और हम इसमें देते हैं, इसमें होती है एंजाइटी। एंजाइटी को ठीक करने के लिए कौन से ड्रग्स हम देते हैं? एंजियोलिटिक्स देते हैं। कौन से एंजियोलिटिक्स में कौन से ड्रग्स देते हैं? बेंजोडाइजिपिन्स लाइक डाइजिपाम, लोराजिपाम। आया समझ? ये ड्रग्स देते हैं। एल्प्राजोलम देते हैं। ठीक है, ये हो गया जी। चलिए जी आगे। अब हमने बोला था बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 2 थेरेपीज देते हैं। मोस्ट कॉमन 2 थेरेपीज देते हैं। मोस्ट कॉमन जो इसमें देते हैं दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, a type of behavioral therapy is given in which condition? It is considered as the psychological therapy of choice for OCD. Exposure and response prevention. ये वर्ड से ही पता चलता है क्या होता है। कोई बता सकता है? देखिए, एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में पेशेंट को क्या होता है? पेशेंट को किसी चीज से एंजाइटी होती है, यानी पेशेंट में कंटिन्यूअसली नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अनवांटेड थॉट्स। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को अनवांटेड थॉट्स आते हैं रिलेटेड टू कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स। हम क्या करते हैं इस थेरेपी में? पेशेंट को हम बोलते हैं आप अपने हाथ गंदे करो, आप अपने हाथ गंदे करो। उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं? पेशेंट को हम बोलते हैं आप जो अपने हाथ गंदे कर लिए। अब पेशेंट में कंपल्सिव बिहेवियर क्या आएगा? लेकिन पेशेंट को इससे हम रोकते हैं। पेशेंट को इससे हम
रोकते हैं। आया समझ? दिस थेरेपी इज कॉल्ड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। यानी हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं लेकिन जो रिस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट करते हैं। पेशेंट में जो कंपल्सिव बिहेवियर आ जाता है उससे हम पेशेंट को रिफ्रेन करते हैं, पेशेंट को बचाते हैं। लेकिन ये किसकी मौजूदगी में होना चाहिए? एक साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी में होना चाहिए। दूसरी चीज हम करते हैं थॉट स्टॉपेज। थॉट स्टॉपेज, जरा इसमें क्या करेंगे? पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं हम, उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं आपके दिमाग में कौन सा अनवांटेड थॉट आया। पेशेंट बोलेगा मुझे आया कि मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने गैस बंद किया है कि नहीं। हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? हम पेशेंट को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट को हम बोलते हैं आप कोई दूसरी चीज सोचो, आप मत जाओ वहां क्लियर करने के लिए, दूसरी चीज सोचो। ये भी हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये क्वाइट रिस्की होता है, इससे एंजाइटी बढ़ जाती है। लेकिन देखा गया है कि इससे एंजाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है, ओसीडी को कंट्रोल किया जा सकता है। आया समझ? यहां तक आया समझ? क्लियर है यहां तक? अब ओसीडी में हमने क्या क्या मेन चीजें पढ़ी? ओसीडी में हमने मेन चीजें पहले डेफिनेशन पढ़ी। इसमें ऑब्सेशंस होता है, इसमें कंपल्शंस होते हैं। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? इंट्रूसिव, अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट्स या कंटिन्यूस थॉट्स आ जाते हैं, आइडियाज आ जाते हैं, इंपल्सेस आ जाते हैं। पेशेंट को पता होता है कि ये क्या है, एबनॉर्मल है, लेकिन पेशेंट चाहता है कि इनसे रेसिस्ट करे। पेशेंट इज नॉट एबल टू डू। आया समझ? उसके बाद इसकी वजह से पेशेंट में क्या हो जाती है? एंजाइटी हो जाती है। उस एंजाइटी